रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने चंदा के हाथों की छवि उभर कर आ रही थी। आखिर एक कुरूप स्त्री के हाथ इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए राजकुमार अभिमन्यु कल बीती घटना के समय से बहुत पहले ही जंगलों में चला जाता है और तालाब के पास झाड़ियों में छिप कर बैठ जाता है। दोपहर का समय हुआ तो गायों के रंभाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमार अभिमन्यु और अधिक सतर्क होकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में राजकुमारी तारा गायों के साथ तालाब के निकट पहुंच जाती है। हमेशा की तरह उसने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद तालाब के किनारे जा स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतारने लग जाती है। राजकुमार अभिमन्यु ये देखते ही आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। पराई स्त्री को ऐसे देखना उनके लिए अक्षम्य अपराध था। जैसे ही पानी की कलकल की ध्वनि उसके कानों में पड़ी तो उसे यकीन हो गया कि चंदा अब पानी में उतर चुकी है। तो उसने आंखें खोलकर फिर से तालाब की तरफ देखा। पानी में उतरते ही चंदा यानी राजकुमारी तारा की कालिख उतर चुकी थी और उसका सुंदर चेहरा दमक रहा था। जब राजकुमार की नजर उसके चमकते हुए बेदाग चेहरे पर पड़ी तो तुरंत उसे झटका सा लगा। वही सुंदरता, वही होंठ, वही कजरारी आंखें, वही मासूमियत, वही तेज। सालों पहले देखे उस चेहरे को वो कैसे भूल सकता था? उसे बस कुछ याद था तो वो था उसकी पत्नी राजकुमारी तारावती का वो चेहरा। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने राजकुमारी तारा के इस चांद से चेहरे और उसकी हर छोटी से छोटी बारीकी को याद न किया हो। राजकुमारी आनंदित हो स्नान कर रही थी और राजकुमार फटी आंखों से बस उसे देखे जा रहा था। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने घटित हो रहा ये दृश्य सच है या कोई सपना। क्या सच में उसके सामने उसकी पत्नी राजकुमारी तारा है या कोई और? एक साथ इतना सब कुछ वो सहन नहीं कर पाया और वहीं गश खाकर गिर पड़ा। जब राजकुमार की मूर्छा टूटी और उसे होश आया तो देखा वहां कोई नहीं था। चंदा वहां से जा चुकी थी और दिन भी ढल चुका था। विचारों के सागर में मंथन करते हुए राजकुमार अभिमन्यु वापस महल में आ गया। बिना खाना खाए, बिना जलपान किए वो सीधे अपने कमरे में चला गया और फिर से वही सब सोचने लगा। क्या मैंने आज जो कुछ देखा वही सत्य है? क्या मेरा दिल जो कह रहा है वही सत्य है? लेकिन कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तारा तो बहुत साल पहले मर चुकी है और कहाँ महल में काम करने वाली कुरूप चंदा? आखिर क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है? इसमें कुछ तो रहस्य है। मैं इस रहस्य को खोल कर रहूंगा। अगले दिन फिर से राजकुमार चंदा के आने से पहले ही जंगल में जाकर उसी जगह पर झाड़ियों की आड़ लेकर बैठ गया। रोज की तरह आज भी चंदा आई और स्नान करने तालाब में उतर गई। कल की भांति तालाब में उतर जाने के बाद फिर से राजकुमार ने उसे देखा। अब राजकुमार को ये पक्का हो चुका था कि हो न हो यही मेरी तारा है। स्नान करने के पश्चात जब राजकुमारी तारा तालाब से बाहर आ वस्त्रादि पहनकर कालिख पोतने लगी तभी राजकुमार ने जोर से उसे आवाज दी। राजकुमारी तारावती। एकदम से ऐसे अपना नाम पुकारे जाने पर भौचक्की सी राजकुमारी पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, कौन है? किसने आवाज दी? तभी राजकुमार अभिमन्यु झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है और सीधा राजकुमारी तारा के पास जा उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक बार तो राजकुमारी तारा थोड़ा सकपकाई, पर जिस पति की वो एक झलक देखने तक को तरसती रहती थी उसे यूं अपने पास देख उसे भी पिघलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर बाहों में भर लेते हैं। इसी अवस्था में दोनों को पता नहीं कितना ही समय निकल जाता है। दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। बस दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े खड़े थे और दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। बहुत देर बाद राजकुमार बोला, मुझे पता था ये तुम ही हो, पर अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी? क्यों तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? अनजाने में कितने ही जुल्म हुए तुम पर। जब तुम जिंदा थी तो क्यों अपनी मृत्यु का संदेश भेजा और फिर क्यों यहाँ इतनी मुश्किलों में एक छोटी सी नौकरानी बनकर रही? राजकुमार ने एक साथ ढेरों सवाल दाग दिए, पर राजकुमारी तारा बिना एक भी शब्द बोले बस रोए जा रही थी। उसे तो जैसे आज सारा जहां मिल गया हो। कुछ देर बाद दोनों थोड़े शांत हुए तो वहीं तालाब के किनारे बैठ गए। राजकुमार का अपने प्रति प्रेम और सम्मान देखकर राजकुमारी तारा ने निश्चय किया कि वो राजकुमार को सब बता देंगी। यही वो अनुकूल समय है। फिर राजकुमारी ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी व्यथा बहते नेत्रों के साथ राजकुमार अभिमन्यु के आगे कह सुनाई। सब कुछ जानने सुनने के बाद राजकुमार अभिमन्यु भौचक्का रह जाता है। नाजुक सी राजकुमारी कितना कुछ झेल गई। राजकुमारी तारा के रूप में मिली जीवन संगिनी पर उसे गर्व हो रहा था, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर बार तक को छोड़ दिया, नौकरानियों की तरह रही और क्या कुछ नहीं सहा। राजकुमार अभिमन्यु बोला, सुनो प्रिय, जो हुआ मैं उसको बदल तो नहीं सकता, पर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी कोई भी दुख दर्द, कोई भी मुश्किल
तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा। तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे गर्व है तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी मिलने पर। और तुम किस बात के लिए शर्मिंदा हो रही हो? अरे तुमने तो वो किया और सहा है जो शायद दूसरी कोई भी औरत न सह पाती और न कर पाती। राजकुमार अभिमन्यु राजकुमारी तारा को अपने साथ ले राजमहल चला जाता है। जब सबको पूरी बात की खबर लगी तो जिस किसी ने भी राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार किया था उन सब ने उससे माफी मांगी, जिनमें उसे महल के द्वार पर रोकने वाले पहरेदार से लेकर हर वो शख्स था जिसने उसके कुरूप होने पर उसे ताने मारे थे, उसका मजाक उड़ाया था। अंत में राजा धर्मपाल ने भी अपनी पुत्र वधू से माफी मांगी और बोले, मुझे माफ कर देना बेटी, अनजाने में ही सही, पर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर, तुम्हारे ऊपर कोड़े तक बरसवाए। अपने सामने यूं अपने पिता ससुर को हाथ जोड़ माफी मांगता देख राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी आपके स्थान पर होती तो शायद अपने पुत्र के विवाह को खराब करने की कोशिश करने वाले को यही सजा देती। राजा धर्मपाल तुरंत अपने सेनापति को हुक्म देता है कि अपनी फौज को तैयार करो, हम कल ही विलासनगर के ऊपर आक्रमण करेंगे। उस दुष्ट राजा मदनपाल की ये मजाल, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? तब राजकुमारी तारा बोली, नहीं पिता महाराज, आपके ऐसा करने से पहले मैं खुद एक बार राजकुमार अभिमन्यु के साथ जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ। राजा धर्मपाल न चाहते हुए भी उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा दे देता है। जब राजकुमारी तारा अपने पति राजकुमार अभिमन्यु के साथ विलासनगर गई तो एक नौकर ने उसे बताया कि उसका पिता अपने जीवन के आखिरी दिन जी रहा है। उसके जाने के बाद पता नहीं उसे किस दुख ने घेर लिया, न वो किसी से बात करता है न कुछ बोलता है, हमेशा बहुत दुखी और खोया खोया सा रहता है। ये जानने के बाद जब राजकुमारी अपने पिता के पास गई तो राजकुमारी को देख मृत्यु के निकट उसका पिता उसके पैरों में गिरकर रोते हुए उससे माफी मांगता है और कहता है, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं इस दुनिया का सबसे बुरा पिता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हर दिन मैं तिल तिल कर खुद को कोसते हुए मरा हूँ। शायद ये प्राण तुमसे माफी मांगने के लिए ही अटके हुए थे। इतना कहते ही राजा मदनपाल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नम आंखों से राजकुमारी तारा विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर राजकुमार के साथ वापस अपनी ससुराल लौट आती है। वापस आने के बाद वो दोनों एक बार फिर से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर कभी राजकुमारी तारावती के जीवन में कोई और दुख नहीं आया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें जिंदगी के उस गहरे सत्य से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली सुंदरता और शक्ति हमारे भीतर होती है, न कि हमारे बाहरी रूप में। राजकुमारी तारा की पीड़ा और उसका आत्मसम्मान ये बताता है कि जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हम टूटते हुए संसार में भी अपने अंदर की आत्मा की शुद्धता और अपराजेयता को कायम रख पाते हैं। हमारे कर्म और हमारी समझ ही हमें बांधते हैं या आजाद करते हैं। तारा ने हर जुल्म सहते हुए भी अपने दिल की पवित्रता नहीं खोई। यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। राजकुमार अभिमन्यु का प्रेम और उसकी ममता दिखाती है कि जब इंसान सच्चे दिल से देखता है तो वह बाहरी आवरण को पार कर अंदर की आत्मा को पहचानता है। यही सच्चा प्रेम है जो दुखों में भी साथ देता है, माया और दिखावे से परे। दुष्ट राजा मदनपाल की मृत्यु यह भी दर्शाती है कि अधर्म की सत्ता अस्थायी है, अंत में न्याय और सत्य का ही राज्य होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और प्रेम की ताकत से बड़ा कोई धर्म नहीं। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, आशा कभी खत्म नहीं होती। दुख और कष्ट हमें उस राह पर ले जाते हैं जहां हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं। अंततः माफी और प्रेम ही हमारे दिलों को शांति देते हैं। जैसे तारा ने अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए लड़ा, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में हर कठिनाई में अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए जो हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शकों।